हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 होम साइंस की। चैप्टर नंबर 6 हमारा ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इससे 5 चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें उन्हें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। यहाँ पर आपको सारे थ्योरी नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पहले से ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। कि भाई प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, क्यों बच्चों को बचपन से ही देखभाल और शिक्षा की जरूरत पड़ती है और कैसे इसको किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे बच्चों की देखभाल और उन्हें शुरुआती शिक्षा दी जाती है। तो ये जितने भी सेंटर बनाए जाते हैं, इन सब सेंटरों में यही काम होता है कि भाई बच्चों को शुरुआत में ही क्या किया जाए, अच्छे से उनकी देखभाल भी हो जाए और प्लस में वो कुछ अच्छी बुनियादी शिक्षाएं भी ग्रहण कर लें। तो ये जो सेंटर बनाए गए हैं, इन सारे सेंटर पे इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों ये सेंटर बनाए गए हैं, क्यों ये व्यवस्था बनाई गई है कि भाई बच्चों को बाल्यावस्था से ही चीज़ों को सिखाना चाहिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छी आदतें बचपन से उनके अंदर डाली जाएंगी तो वो एक अच्छे समाज में रहेंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बचपन में, इसलिए बच्चों को सिखाई जाती हैं। ऐसे एजुकेशन जितने भी सेंटर होते हैं वहाँ पर ये दो तरह से मदद करते हैं। तो ये जो देखभाल सेंटर होते हैं, जैसे हमने देखा ECCE, तो ये क्या काम करते हैं, ये बच्चों को फायदा देते हैं। कैसे? बच्चों को लाभ देते हैं, उन्हें प्यार, सुरक्षा और सीखने का अवसर मिलता है। तो जो भी सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, भाई बच्चों को प्यार से रखा जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, एक अच्छा माहौल दिया जाता है। तो बच्चे चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से सीखते और समझते हैं। और दूसरा, परिवारों को मदद मिल जाती है इससे। ठीक है, एक तो बच्चों को लाभ ये होता है कि भाई वहाँ पर उनको सीखने को भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, देखभाल भी मिल रहा है। और इससे परिवार वालों को भी मदद मिलती है, जैसे माता पिता हो गए या समाज को बच्चों की देखभाल और शिक्षा में सहयोग मिलता है। तो इससे ये फायदा हो जाता है भाई कि जो माता पिता हैं, ठीक है, वो ऐसी जगहों पर बच्चों को भेज देते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चे भाई अच्छे से सीखते हैं। तो इससे माँ बाप की जो टेंशन होती है वो थोड़ी कम होती है, बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ती, वो जो भी उनके काम है वो अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको भी सहायता मिल जाती है, परिवार क्षेत्र को भी। जैसे अगर हम बात करें, एक बच्चा आंगनवाड़ी जाता है तो उसे वहाँ खेल खेल में पढ़ना, ठीक है, तो वहाँ बच्चा क्या करेगा भाई, खेल खेल में क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, सामाजिक व्यवहार कैसे करना है, साफ सफाई जैसी जरूरी बातें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ऐसी जगहों पर सिखाई जाती हैं, जिससे बच्चे का जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है, वो चीजों को अच्छे से सीखता है और एक अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत जो होती है वो बचपन से कर दी जाती है। इससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी विकास अच्छे से कर सकता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को मानसिक और शारीरिक विकास में भी मदद मिलती है। साथ ही उसकी माँ को भी काम करने का समय मिल जाता है। ठीक है, तो अगर वो महिला जो है वो घरेलू है, घर के काम कर रही है या कहीं ऑफिस वगैरह में काम कर रही है, तो इससे भी क्या होता है, उनको सहायता मिल जाती है। भाई ये केंद्र क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, तो जिससे जो माता पिता होते हैं वो अपना आसानी से काम भी कर लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, तो देखिए, बचपन की शुरुआती जो उम्र होती है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जिसमें जन्म से लेकर 8 साल तक की उम्र शामिल होती है। इसे भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला चरण वो होता है जब जन्म से लेकर 3 साल तक। इस समय बच्चा चलना, बोलना, सुनना और चीजों को पहचानना सीखता है। ठीक है ना, बच्चा धीरे धीरे चीजों को क्या करता है, सीखता है जब छोटा होता है। तो दूसरी जो अवस्था होती है, दूसरा जो चरण है वो है 3 से 8 साल तक का होता है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, बातचीत और सामाजिक व्यवहार बेहतर होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो इस समय क्या होता है, बच्चे का जो दिमाग होता है और शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो बच्चा चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, सीखता है, समझता है। ठीक है ना, सोचने समझने लग जाता है। तो धीरे ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों को लगभग स्कूल भी भेजा जाता है। ठीक है ना, शुरुआत में देखा प्ले स्कूल भेजते हैं, फिर बाद में प्राइमरी स्कूल हो गया। तो इस तरह से बच्चों को भेजा जाता है स्कूल में, क्योंकि बच्चों की उम्र के साथ उनके विकास में बहुत बदलाव होते हैं। जैसे एक नवजात शिशु सिर्फ रोकर बताता है। तो अगर देखें भाई, इस वाली अवस्था में अगर आप देखोगे, जब 3 साल तक बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उस समय बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, तो वो किसी भी चीज के लिए क्या करता है, अगर कुछ भी बताना होता है तो वो रो के, चिल्ला के, इस तरह से जो है वो बताता है। पर 5 साल का बच्चा बोलकर अपनी बात रखता है। वहीं जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, वो हर चीज़ों को समझने लग जाता है। ठीक है ना, हर चीज़ को बताने लग जाता है, हर चीज़ को करने लग जाता है। तो ये जो अवस्था होती है वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होनी शुरू हो जाती है।
बचपन की 3 मुख्य अवस्थाएं, तो बचपन की 3 मुख्य अवस्थाएं देखते हैं। तो शैशवावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक, इसे क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। यह बच्चा बहुत छोटा होता है, तो जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे दूध, साफ सफाई, सोना, चलना आदि। तो ये सारा क्या होता है, बच्चा खुद से नहीं कर सकता, उसके पास इतनी समझ नहीं होती है, तो ये दूसरों लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है, चाहे उसे दूध पीना हो या साफ सफाई करनी हो या सोना हो या कहीं चलना हो, तो वो सब किसी ना किसी पर डिपेंड रहता है। इस समय उसका शरीर और दिमाग तेजी से विकसित होता है, और ये जो समय होता है उस समय बच्चे का जो शरीर भी बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, और दिमाग भी जो है वो बढ़ रहा होता है, यानी क्या है, तो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बच्चे तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। टोडलर अवस्था 2 से 3 वर्ष की होती है। इस उम्र के बच्चों को टोडलर कहा जाता है। तो 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोडलर कहा जाता है। ये बच्चे अब धीरे धीरे चलना, बोलना और फुदकना सीख जाते हैं। ठीक है। तो ये अवस्था होती है जब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, चलना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है। ठीक है, इधर उधर जाना सीखता है। ये बहुत सक्रिय रहते हैं और चीजें पकड़ने या छूने की कोशिश करते हैं, तो ये ज्यादा एक्टिव होते हैं ये बच्चे। ठीक है, ये नई नई चीजें देखते हैं तो इनको उन सब चीजों को देखना, पकड़ना, महसूस करना, ये सारी चीजें कोशिश करते हैं ये बच्चे। उसके बाद आती है तीसरी जो चरण होता है वो होता है विद्यालय पूर्व अवस्था होती है। यानी ये जो समस्त अवस्था होती है, बच्चे क्या होते हैं विद्यालय से जाने से पहले की स्कूल होती है, यानी कह सकते हैं प्री स्कूल एज होती है, जो 3 से ऊपर होती है। तो इस अवस्था में बच्चा अब परिवार से बाहर के वातावरण जैसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है। यह दोस्त बनाना, बोलना, ठीक है ना, और चीजें सीखना, शुरुआत करना, ये सब चीजें जो टाइम बच्चा शुरू करता है। प्री स्कूल में जाता है तो क्या करता है भाई, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनसे दोस्ती बनाना, उनके साथ घूमना, उनके साथ फिरना, या फिर उनके साथ खेलना, उनके साथ बोलना, तो ये सारी चीजें जो है बच्चा इस अवस्था में प्री स्कूल में सीखने लग जाता है। ठीक है। अब आता है वैकल्पिक देखभाल। तो वैकल्पिक देखभाल भी जरूरी होती है, चाहे वो बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए। तो वैकल्पिक देखभाल क्या होती है ये समझते हैं। तो माँ की अनुपस्थिति में बच्चे की जो देखभाल कोई और करता है तो उसे वैकल्पिक देखभाल कहा जाता है। यानी जब बच्चे की माँ जो है बच्चे की देखभाल ना करे तो कोई और करे तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक देखभाल कहा जाता है। यह देखभाल कौन कर सकता है? तो बच्चे की वैकल्पिक देखभाल निम्न लोगों द्वारा की जा सकती है। तो कोई भी कर सकते हैं, कह सकते हैं दादा दादी कर सकते हैं, नाना नानी, अन्य रिश्तेदार भी अगर कोई है तो वो कर सकता है, बड़ी बहन या भाई भी करता है। ठीक है ना, आया हो गई, मेड हो गई, नैनी, वो करते हैं। शिशु केंद्र हो गए, बहुत सारे आप देखेंगे क्रैंच वगैरह होते हैं, वहां पर भी बच्चों की देखभाल की जाती है। ठीक है ना, दिवस देखभाल केंद्र भी होते हैं, डे केयर सेंटर, यानी अगर कोई माता पिता काम करता है पूरे दिन, बच्चों को नहीं रख सकता, तो पूरा एक डे सेंटर होता है, वहां पर बच्चों को रखा जाता है, तो बच्चों की वहां पर देखभाल की जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। देखभाल करता कौन होता है? अब देखभाल करता कौन हो सकता है? जो किसी बच्चे, बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग या विशेष देखभाल वाले व्यक्ति की देखभाल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखभाल करता। यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करे भाई, जो अपने से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो भी जरूरतें उनको पूरा करने का काम कर रहा है, वो क्या होता है? देखभाल करता होता है। तो ये व्यक्ति परिवार का सदस्य भी हो सकता है या पैसे पर रखा गया सहायक भी हो सकता है। तो ये कौन हो सकते हैं भाई? अगर आपके घर का परिवार का कोई सदस्य कर रहा है वो भी हो सकता है, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पैसे देकर किसी व्यक्ति को रख के, सहायक को रख के देखभाल करवा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं जैसे दादी हो गई, मम्मी, आया, नर्स, ये सारे क्या होते हैं? ये देखभाल करता ही होते हैं एक बच्चे के। शिशु को वैकल्पिक देखभाल क्यों देनी पड़ती है? तो भाई क्या जरूरत है, क्यों बच्चों को जो है वो वैकल्पिक देखभाल देनी पड़ती है? तो कभी कभी माँ खुद बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती। ठीक है ना, तो माँ जो होती है कई बार देखभाल नहीं कर पाती है, कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे माँ की अचानक मृत्यु हो जाए, माँ बीमार हो जाए, ठीक है ना, या कोई और बीमारी हो, माँ कामकाजी हो, ऑफिस वगैरह में काम करती हो तो वो देखभाल नहीं कर पाती बच्चे की, परिवार छोटा हो। ठीक है ना, तो परिवार छोटा होता है, उसमें दादा दादी अगर नहीं है तो भी बच्चे की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए दूसरा कोई देखभाल करता जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चे को देखने के लिए कोई ना कोई देखभाल करता रखना ही पड़ता है। जब बड़ी बहन को छोटे भाई बहन की देखभाल करनी पड़ती है तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है भाई कि जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, तो उस समय क्या समस्या आ सकती है? तो देखिए, बड़ी बहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। अगर बड़ी बहन है तो भाई अगर वो पूरे दिन बच्चे की देखभाल करेगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएगी, तो पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। वह खुद छोटी होती है, सही देखभाल नहीं कर पाएगी, तो अगर वो खुद छोटी है तो वो भी बच्चे को ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी। वह खेल में लग सकती है और बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो कई बार भाई वो भी बच्ची अगर वो खेलने चली गई तो उससे क्या हो सकता है? बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, कोई घटना घट सकती है।
अगर कोई आपात स्थिति आ जाए, जैसा बच्चा गिर जाए या बीमार हो जाए, तो वो संभाल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये भी समस्या आएगी भाई कि अगर वो खुद छोटी है, अगर बच्चे को अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए या कहीं गिर जाए, तो वो क्या होगा, सही टाइम पे सही निर्णय नहीं ले पाएगी। तो ये जो है कुछ समस्याएं हैं अगर कोई बड़ी बहन या भाई जो है वो बच्चे की देखभाल करता है तो। ठीक है, तो इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित वयस्कों की जरूरत होती है। तो इसलिए जब भी भाई बच्चों की देखभाल करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रशिक्षित वयस्क, यानी जो हर चीज को समझते हो उनकी जरूरत होती है। शिशु केंद्र क्या है, क्रंच जिन्हें कहा जाता है, ये क्या होते हैं? तो शिशु केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहां छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, खासकर तब जब माँ परिवार के सदस्य घर पर ना हो, माँ या पिता काम पर जाते हों। इस केंद्र में बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल होती है। तो भाई ये ऐसे जगह होती है जहाँ पे अगर भाई माँ बाप काम करने वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे शिशु केंद्रों में बच्चों को रख देते हैं और उनकी क्या होती है, पूरे दिन देखभाल की जाती है। और उसके बाद जब शाम होती है, जब माँ या बाप जो होते हैं वो वापस लौटते हैं घर पे, तो फिर बच्चे को ये लोग ले जा सकते हैं। शिशु केंद्र क्या क्या सेवाएं देते हैं? भोजन की सुविधा देते हैं, बच्चों को समय समय पर पोषक खाना दिया जाता है। आराम की सुविधा होती है, सोने पर आराम करने के लिए अच्छी जगह दी जाती है। मनोरंजन की सुविधा होती है, खेलने के लिए खिलौने, गेम्स, ठीक है ना, और सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के लिए, पोयम वगैरह होती हैं, वो सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो तुरंत इलाज कर दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जैसे खेल खेल में कुछ सिखाने की गतिविधियां करना, तो ये सारी चीजें वहाँ सिखाई जाती हैं। साफ और सुरक्षित वातावरण मिलता है वहां पर, स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये केंद्र जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भाई जो भी कामकाजी लोग हैं अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख के अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और बच्चे की अच्छे से केयर भी इन जगहों पर हो जाती है। डे केयर सेंटर क्या होता है? तो डे केयर सेंटर वह जगह है जहां दिन में बच्चों की देखभाल होती है। ठीक है, ऐसे डे केयर सेंटर भी होते हैं, बच्चों की देखभाल की जाती है। स्कूल से छोटे बच्चे वहां समय बिताते हैं। ठीक है ना, तो स्कूल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या वहाँ पर जो हो सकते हैं, पूरा समय बिता सकते हैं पूरे दिन का, तो ऐसी व्यवस्था की जाती है। वहाँ एक देखभाल करता होता है जो बच्चों को खिलाता है, सुलाता है और पढ़ाता है। ठीक है, ऐसे माँ बाप के काम पर जाने के समय बच्चों की देखभाल करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डे केयर सेंटर कहा जाता है। यानी माँ बाप अगर वर्किंग है तो पूरे दिन बच्चों की देखभाल करने के लिए काम करते हैं। आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी का मतलब होता है आंगन में आश्रय, यानी घर जैसे माहौल में बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ने स्कीमें चलाई हुई हैं। यह गांव या शहरों में बने होते हैं, तो गांव शहरों में आपको दोनों जगह आंगनवाड़ी सेंटर देखने को मिलेंगे। ये आईसीडीएस कार्यक्रम एक सरकारी योजना का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे रखी है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है ये सेंटर जो है। यहाँ छोटे बच्चों को खेल खेल में सीखने की शुरुआत कराई जाती है, विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जो होती है बच्चों को सिखाई जाती है, ताकि वो स्कूल जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है ना, प्री स्कूल में जाने से पहले बच्चों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखा दी जाती हैं। ठीक है ना, खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो बच्चा क्या होता है इसमें इंटरेस्ट भी लेता है। यहाँ केंद्र बच्चों को सुरक्षा देता है, तो यहाँ पे सुरक्षा मिलती है, पोषण और सीखने का माहौल होता है, साथ ही बच्चों के खाने पीने का भी इंतजाम किया जाता है, तो उनको पोषण भी मिलता है और बच्चे को अच्छा माहौल मिलता है, तो वहाँ बहुत सारी चीजें जो होती हैं बच्चों को सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बच्चे किस तरह से सीखते हैं समाज के बारे में। तो सामाजिक विकास का मतलब है बच्चों को कैसे लोगों से जुड़ना है, पहचानता है, व्यवहार करता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था होती है उसमें सामाजिक विकास होता है कि बच्चा क्या करता है भाई, लोगों से जुड़ता है, लोगों के से बातचीत करता है, उनको पहचानता है, उनसे कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें सीखता है। तो विकास के चरण क्या है? सबसे पहले परिवार से जुड़ाव। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन से लगाव महसूस करता है। ठीक है ना, पहचान बनाना सीखता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस घर के जो लोगों को सबसे पहले पहचानना शुरू करता है, तो उनके साथ जो होता है उनका पहला लगाव होता है। बच्चा पहचानता है कि कौन कौन उसके अपने हैं और कौन कौन अनजान। ठीक है ना, तो बच्चा क्या करता है भाई, जो लोग उसके साथ रहते हैं, ठीक है, समय बिताते हैं उनके साथ, तो वो समझने लग जाता है कि भाई ये लोग हमारे अपने हैं, और जो कभी कभी आता है तो उनको देख के उसको लगता है ये अनजान शख्स हैं। 8 से 12 महीने का बच्चा जो होता है अनजान लोगों को देखकर डरने लगता है। तो कई बार भाई ये भी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं और अनजान को देख के तो डरते हैं, कई बार रोने लग जाते हैं। 12 महीने के बाद जब माँ दूर जाती है तो बच्चा डरता है कि माँ कहीं चली ना जाए। ठीक है, तो ये बच्चे को डर रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझ जाता है कि माँ वापस आ जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चों को क्या होता है, समझ आने लग जाती है। 3 साल के बच्चे की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो 3 साल का बच्चा जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चा अब और ज्यादा चलता फिरता है, चीजें पकड़ता है, खेलता है, यानी उसकी गतिविधियां और अनुभव अब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। अब बच्चा क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होने लगता है, चीजों को सीखता है, करता है, समझता है।
खेल और समूह गतिविधियां करता है। बच्चा खेल खेल में सीखता है, जैसे चित्र बनाना हो गया, लुका छुपी खेलना हो गया, या दोस्तों के साथ खेलना हो गया। तो अब क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे सामूहिक गतिविधि करने लग जाता है, यानी लोगों से अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है इस अवस्था में। नए चीजों को जानने की जिद होती है, तो उसे हर चीज जाननी होती है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो जो भी छोटे बच्चे आपने देखा होगा, जो आपके आसपास रहते होंगे, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करते होंगे कि भाई आखिर ये चीज क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो उसकी जानने की जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ज्यादा बढ़ने लगती है। परिवेश को समझने लगता है, वह नई चीजें सीखता है, अपने आसपास की दुनिया को पहचानने लगता है, जैसे मम्मी का फोन, पापा की गाड़ी, या स्कूल की बिल्डिंग। तो ये सब चीजें जो है उसे समझ में आ जाती हैं कि भाई समाज में कौन सी चीज क्या है, कैसे है, किसकी है। लोगों से बातचीत और व्यवहार करता है, वह अपने दोस्तों, घर वालों, टीचरों से बात करता है, खेलता है और व्यवहार सीखता है। यानी ये बच्चे की जो होती है व्यवहारिक गतिविधि होती है, इस टाइम वो चीजों को सीखना शुरू करता है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले शिक्षण के सुझाव जरूरी हैं। इसके अंदर कौन कौन से भाई सुझाव होने चाहिए, तो देख लेते हैं क्या विशेषता होनी चाहिए, उनकी सरल व्याख्या समझेंगे। बाल केंद्रित उपागम जो होते हैं, शिक्षा बच्चों की रुचियों के अनुसार दी जाती है। ठीक है ना, जो भी बाल केंद्र है वहाँ पे बच्चों की जिन चीज में रुचि है उनके अनुसार बच्चों को सिखाया जाना। खेल खेल में सिखाना, बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं, जैसे रंग, आकार, गिनती, ये सब चीज सिखा सकते हैं बच्चों को। साथ मिलकर सीखना, बच्चों को एक दूसरे से मिलकर जल्दी सीखते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं तो चीजें जल्दी समझते हैं बच्चे। साथ साथ मिलकर सीखना। मेलजोल में रुचि रखना, बच्चा दोस्तों के साथ रहना, खेलना पसंद करता है। आत्मनिर्भरता, बच्चा खुद खाना, कपड़े पहनना आदि सीखता है। फिर स्कूल की तैयारी, अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक स्कूल के लिए तैयार होता है बच्चा। कठिन परिस्थिति वाले बच्चों को मदद, जिन बच्चों को सामाजिक या पारिवारिक दिक्कतें हैं उनके लिए यहाँ बहुत मदद होती है। ठीक है ना, वहाँ पर जो घर परिवार में जो चीज़ें वो नहीं सीख पाता है वो यहाँ पर जो है अच्छे से सीख लेता है। समावेशी शिक्षा, इस तरह के बच्चों के साथ पढ़ते भेदभाव नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको एक समझा जाता है, सब बच्चे एक साथ रहते हैं तो उनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता। समावेशी शिक्षा दी जाती है। सुरक्षित वातावरण, बच्चों को सुरक्षित जगह पे रखा जाता है। साफ सुथरा परिवेश मिलता है, यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती है बच्चों को, हल्की चोट या बीमार होने पर तुरंत इलाज मिलता है। प्यार से पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं, बच्चों को उसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों के साथ डील करनी है, ये सारी चीजें पहले सिखाई जाती हैं शिक्षकों को। बच्चों से प्रेम से व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, खेल और मनोरंजन सामग्री, ब्लॉक हो गया, गेंद हो गया, स्लाइड हो गया, डॉल्स हो गई, तो ये सारी चीजें वहां पर होती हैं ताकि बच्चा जो है इन सब चीजों से अट्रैक्ट होकर इन चीजों को सीखे। सीखने का अच्छा माहौल होता है, चारों ओर सीखने लायक चीजें, रंग, पोस्टर, कहानियां, गीत आदि होती हैं, तो बच्चा क्या होता है, इंटरेस्ट लेता है और चीजों को अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो शिक्षण के लिए जो है ये सुझाव हैं, ये चीजें जरूरी होनी चाहिए एक शिक्षा केंद्र में बच्चों के लिए। ठीक है, और मॉन्टेसरी स्कूल क्या है? तो मॉन्टेसरी स्कूल वे स्कूल होते हैं जो प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, यानी जो भी बच्चों को शुरुआती समय में जो शिक्षा देनी चाहिए वो दी जाती है। इनकी शिक्षा पद्धति प्रसिद्ध शिक्षाविद मौर्या मॉन्टेसरी ने बनाई थी। तो प्रमुख शिक्षाविद थी एक, जिन्होंने इन बच्चों के लिए सारी चीजें बनाई थी कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो ये स्कूल बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने, सोचने और समझने का जो है वो अवसर देता है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या होता है, सीखने के लिए, सोचने के लिए और समझने के लिए क्या मिलता है, अवसर मिलता है, समय मिलता है, जगह मिलती है। जीन पियाजो का योगदान, ऐसे जीन पियाजो थे, उन्होंने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीजें बताई। तो विकास मनोवैज्ञानिक जो थे जीन पियाजो ने अपने जीवन में यह समझने की कोशिश की कि छोटे बच्चे चीजों को बड़ों की तरह नहीं समझते। तो उन्होंने बताया कि भाई कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सीखने और समझने की अलग क्षमता होती है, उनका सोचने और सीखने का तरीका भी अलग होता है, उनको अलग तरीके से सिखाया जा सकता है, ये इन्होंने बताया। तो इसलिए बच्चों को उनके तरीके से समझने और सिखाने का मौका और माहौल देना जरूरी है। ठीक है ना, तो पियाजो ने ये कहा भाई कि बच्चों को जो है सीखने और समझने के लिए उनका यानी जैसा माहौल है वैसे माहौल देना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, तब बच्चे जो है चीजें अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एजुकेशन की प्रमुख संकल्पनाएं क्या हैं? ठीक है ना, संकल्पनाएं क्या हैं? तो इसका संकल्पना यही होती है भाई कि हर बच्चा अलग तरीके से चीजें समझता है। तो छोटे बच्चे अपनी समझ और अनुभव से चीजों को सीखते हैं, तो हर बच्चा एक ही चीज को अलग तरीके से समझता है। तो छोटा बच्चा भाई, सबकी अपने समझने की क्षमता अलग होती है बच्चों की, तो एक ही चीज को बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से समझता है, तो उसको अलग अलग तरीके से बताना चाहिए।
संस्थान को परिवार और सांस्कृतिक अनुसार काम करना चाहिए, यानी बच्चों के स्कूल या देखभाल केंद्रों को बच्चों के परिवार की भाषा, संस्कृति और आदतों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई बच्चा जो जा रहा है, हमारे यहाँ अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है, तो संस्थान में बच्चों पे ये भी ध्यान देना चाहिए भाई वो किस संस्कृति से आता है, किस समाज से आता है, उसके परिवार का माहौल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को जो है चीजें सिखानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार ईसीसी के उद्देश्य, तो एक पाठ्यक्रम बनाया गया था इसके लिए, तो इसमें इसका क्या मकसद था, बच्चों में समझ विकसित हो, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया ताकि बच्चा खुद को पहचान सके, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर विद्यालय के लिए तैयारी, बच्चों को धीरे धीरे विद्यालय की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाए, जैसे रंग, नाम, गिनती आदि सिखाना, यानी धीरे धीरे चीजें क्या है बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। बच्चों और महिलाओं के लिए सहयोग, तो ईसीसी का उद्देश्य है कि बच्चों की को देखभाल मिले और कामकाजी महिलाओं को भी मदद मिल सके। तो मकसद ये है भाई कि बच्चे जो हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल जाए, वो अच्छे से वहाँ पे रह सकें, चीज़ों को सीख सकें और पल सकें और बढ़ सकें। ऐसे ही जो उनकी माताएं हैं, कामकाजी माताएं हैं, उनकी महिलाएं हैं, वो भी क्या कर सकें, अपना काम आसानी से कर सकें। तो इसी जो हमारा है उसके मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, यानी बच्चा सबसे अच्छी तरह से खेलते हुए सीखता है, इसलिए शिक्षा में खेल जरूरी है। कला आधारित शिक्षा होनी चाहिए, चित्र बनाना, रंग भरना, नाचना, गाना, ये सब शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों की सोच को महत्व देना चाहिए, हर बच्चा अलग अलग सोचता है, उसकी विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए कि भाई उसे जो चीज़ें समझ में आ रही है, जैसे समझ में आ रही हैं वो वाला तरीका आजमा के बच्चों को समझाना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा अनुभव को महत्व दे, यानी बच्चे करके सीखते हैं, इसलिए उन्हें चीज़ें खुद करने का मौका दें, यानी बच्चों पर जबरदस्ती चीज़ें थोपी ना जाए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, वो करके सीखेंगे तो और अच्छे से कर सकते हैं चीज़ें। रोजमर्रा की चीज़ों से सीखने का मौका दें, जैसे खाना बनाते देखना, पौधों को पानी देना, खिलौनों को सहेजना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाई जाएं, दिखाई जाएं, तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से सीखता है। औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा का मेल होना चाहिए, सिर्फ किताब ही नहीं, कहानी, खेल और बातचीत से भी सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सीख जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उनको कहानियां सुनाओ, खेलों के माध्यम से सिखाओ, बातचीत के माध्यम से सिखाया जा सकता है। पाठ्यक्रम और संस्कृति दोनों को जोड़ें, यानी बच्चों को अपनी संस्कृति, त्यौहार और लोक परंपराओं से भी जोड़ा जाए कि भाई जो उनकी संस्कृति है उसके साथ बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि उनकी समझ और ज़्यादा बेहतर हो सके। स्थानीय चीज़ों का उपयोग करें, जैसे मिट्टी, पत्ते, लकड़ी, रंगीन कपड़े आदि से जो है बच्चों को सिखाया जा सकता है, यानी जो रोज़मर्रा की ज़रूरती चीज़ें हैं या जो भी आसपास की जो चीज़ें हैं जो बच्चा समझता है उन सब चीज़ों से बच्चों को सिखाएं तो बच्चा आसानी से चीज़ें सीख सकता है। सीखने के तरीके रोचक और अनेक हों, तो बच्चों को गीत, कविता, कहानी, चित्र और गतिविधियों से सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होंगे, अगर एक ही तरह से सिखाया जाएगा तो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो अलग अलग गतिविधियों से अगर बच्चे को सिखाया जाएगा, कभी गीता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कभी कविता के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से या चित्र के द्वारा, तो बच्चा अलग अलग तरीकों को जल्दी सीखता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और अच्छी आदतें सिखाना जरूरी है, तो बच्चों को हाथ धोना, साफ रहना और अच्छे व्यवहार की आदत डाली जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीजें करी जानी चाहिए। छोटे बच्चों की देखभाल से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं, तो खेल खेल में सीखना चाहिए, हमने देख ही लिया, शिक्षक बच्चों को खेलते हुए पढ़ाएं ताकि सीखना मजेदार हो। स्वास्थ्य भोजन की जानकारी दें, बच्चों को अच्छे खाने, साफ सफाई की आदतें सिखानी चाहिए। ध्यान और एकाग्रता को बढ़ावा देना, उन्हें ध्यान से सुनना और काम पूरा करना सिखाएं। भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अवसर दें, बच्चे को खुलकर अपने मन की बातें कर सकें और ऐसा माहौल बनाया जाए कि भाई बच्चे जो है उनके मन में वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ऐसा माहौल दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, वो बताएगा, ठीक है ना। तो इससे बच्चे की समझ जो है और ज़्यादा विकसित होगी और टीचर को भी जो है बच्चों को समझने में मदद मिलेगी। रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका दें, उन्हें चित्र बनाना हो गया, गाना, कहानी सुनाना जैसे काम करने चाहिए, ठीक है। तो उन्हें रचनात्मक कार्य भी देने चाहिए बच्चों को ताकि उनके और जो भी कौशल हैं वो अच्छे से विकसित हो सके। बच्चों की प्रगति का रिकॉर्ड करें, यानी रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, बच्चों के काम आदि लिखकर और इकट्ठा करके रखें ताकि भविष्य में एक हमारे पास पैमाना रहे ताकि हम देख सकें भाई बच्चा किस चीज़ में कमजोर है, क्या कमियां, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए आपको रिकॉर्ड के रूप में। अलग अलग गतिविधियां कराएं, जैसे नाटक, चित्रकला, नृत्य, संगीत, कहानी, ताकि बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो बच्चों को कराई जानी चाहिए ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है एक काम में ना हर एक काम में लगा रहे। बच्चों के स्तर के अनुसार पढ़ाई हो, यानी हर बच्चा अलग होता है, इसलिए पाठ्यक्रम भी उनकी जरूरत और समझ के अनुसार हो, ठीक है। तो अलग अलग बच्चे की सोचने समझने की शक्ति जो अलग होती है, तो इसलिए उनको अलग अलग तरीके से पाठ्यक्रम बना के अलग अलग चीज़ों को भी सिखाया जा सकता है।
तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्याज्स्की का क्या विचार है, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर उन्हें ऐसा माहौल दो जहां वे अपनी समझ और जानकारी के अनुसार चीजें सीखें। ठीक है, तो ऐसा माहौल मिलना चाहिए ताकि वो अपनी समझ और जानकारी के अनुसार चीजों को अच्छे से समझ सके और सीख सके। तो ये किसने कहा था, ये व्याज्स्की जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, तो उन्होंने ये चीजें बताई थी। तो मतलब क्या है, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसे उसी के हिसाब से सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहती थी, तो कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं भाई कि जो भी बच्चा है वो उसकी जो प्रकृति अलग होती है, ठीक है ना, सीखने की क्षमता अलग होती है, तो उनको उसी तरह से, उसी के हिसाब से जिस तरह से सिखाया जा सकता है वो सारी चीजें देखनी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 8 वर्ष में कार्य करने वाले शिक्षक या कार्यकर्ता के लिए क्या आवश्यक कौशल है, ठीक है ना, यानी जो बच्चों को सिखा रहे हैं उनके पास क्या कौशल होना चाहिए। तो बच्चों और उनके विकास में रुचि होनी चाहिए, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, बढ़ते हैं, इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए उस व्यक्ति की। ठीक है, बच्चों की जरूरत और क्षमताओं की जानकारी होना जरूरी है, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हर बच्चा अलग होता है, उसे क्या चाहिए और क्या कर सकता है यह समझाना समझ जरूरी होनी चाहिए जो भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों से बात करने की कला आनी चाहिए, तो बच्चों से बात करने की यानी सरल भाषा में और धैर्य के साथ संवाद कर सके बच्चों से, ये गुण होना चाहिए। बच्चों के साथ खेल, कला और मजेदार गतिविधियां कर पाना ताकि वे सीखने में रुचि ले सकें और रचनात्मक बन सके। ठीक है, तो बच्चों की जो भी मजेदार गतिविधियां हैं वो सारी चीजें जो है बच्चों को लेकर चलना, उनके साथ सिखाना, ये सारी कला होनी चाहिए उसके अंदर। बच्चों को उत्साहित करने वाली गतिविधियां करना, जैसे कहानी सुनाना, चित्र दिखाना, नाटक करना आदि। तो इन सब चीजों से भी क्या है, बच्चों ये सब चीजें अगर जिसके अंदर है वो बच्चों की समझ को और ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बच्चों के अजीब या जिद भरे व्यवहार को समझना और जवाब देना आना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं है बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, तो ये गुण होना चाहिए। हर बच्चे की अलग पहचान और व्यवहार को समझना जरूरी हो जाता है भाई, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है, तो उसको अलग से उसके साथ व्यवहार करना। तो सभी बच्चों को एक जैसा ना समझे बल्कि उनके अनुसार व्यवहार करे, तो जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उस बच्चे से व्यवहार किया जाना चाहिए। शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ कूद खेल में भाग लेने को तैयार रहने वाला होना चाहिए, तो बच्चों के साथ शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो ये गुण भी होना चाहिए। प्रारंभिक बाल अवस्था की लक्षित सेवाएं कौन कौन सी, ये समझते हैं। तो इन सेवाओं का उद्देश्य क्या है, छोटे बच्चों की देखभाल, शिक्षा, पोषण और विकास को क्या करना होता है, सुनिश्चित करना कि बच्चा भाई जो है अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके उसका पोषण भी अच्छा रहे, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा हो सके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, तो इसमें आपने देखा ही था, शिशु देखभाल केंद्र होते हैं जो कार्यरत माता पिता के बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए केंद्र हैं। उसके बाद आपने देखा भाई हमने देखा दिवस देखभाल केंद्र भी होते हैं जो दिन के समय बच्चों को सुरक्षित और शिक्षाप्रद माहौल बनाकर देते हैं। नर्सरी स्कूल होते हैं जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई सिखाने वाले विद्यालय खोले गए हैं, जिन्हें प्री स्कूल कहा जाता है। ठीक है ना, किड्स स्कूल जो होते हैं तो उन सबको भी सिखाया जाता है यहाँ पर। गैर सरकारी संगठन जो बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर जोर देते हैं, तो बहुत सारे गैर सरकारी जो शिक्षण केंद्र, वहाँ पे भी बच्चों को इन सब उनके स्वास्थ्य पे, पोषण और शिक्षा पर जो है ये लोग ध्यान देते हैं। समन्वित बाल विकास सेवाएं हैं, तो आंगनवाड़ी जैसी योजनाएं जो बच्चों को समग्र देखभाल करती हैं, उनके पोषण हो गया, टीकाकरण हो गया, शिक्षा हो गया, तो इन सब चीजों का ये लोग ध्यान रखते हैं यहाँ पर। प्रशिक्षण संस्थान है बहुत सारे जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल शिक्षक और देखभालकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा भी किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केंद्र बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो भी बच्चों की देखभाल करता है उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे रखना है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा में रोजगार के अवसर अगर हम देखें तो क्या है, तो ये क्षेत्र सिर्फ बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार के नौकरी और स्वरोजगार के भी अवसर आपको मिलेंगे। मुख्य जीविका के अगर अवसर देखें तो नर्सरी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं आप, छोटे बच्चों को पढ़ाने, कहानी सुनाने, कलाकृति सिखाने वाला काम ये मिल सकता है आपको नर्सरी स्कूल के अंदर, ऐसे टीचर। शिशु देखभाल केंद्र या डे केयर सेंटर में देखभाल करता बन सकते हैं, बच्चों की देखभाल करना, उन्हें खिलाना, सुलाना, साफ सफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे काम किया जा सकता है। बाल विकास कार्यक्रमों में कार्यकर्ता, जैसे समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायक के रूप में आप काम कर सकते हैं, ये भी एक रोजगार का एक तरीका है, तो यहाँ पे भी काम मिल सकता है आपको आंगनवाड़ी क्षेत्रों में। सरकारी NGO योजनाओं में योजनाकार और प्रबंधन बन सकते हैं, तो सरकार जो होती है, जो NGO होती हैं, वो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इन बच्चों के लिए काम करती रहती है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी है तो आप वहाँ पर योजनाकार और प्रबंधन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों से जुड़ी योजनाएं बनाना, प्रचार अभियान चलाना, नीति निर्माण में सहयोग करना, तो यहाँ पर भी आपको जो है जॉब मिल सकती है।
बच्चों से संबंधित कार्यों में उद्यमिता जैसे, तो बहुत सारे आप जो स्वयं स्वरोजगार क्रिएट कर सकते हैं, जैसे शिविर लगाना हो गया बच्चों के लिए, शैक्षिक पिकनिक करवाना हो गया, क्रियाकला क्लास चलाना हो गया, या स्वयं का प्री स्कूल खोलना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्वरोजगार के रूप में भी काम कर सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई जरूरी है, तो कौन कौन सी पढ़ाई जरूरी होती है, तो देखिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं जरूरी होती हैं इसके अंदर। यानी अगर आपको बच्चों को पढ़ाना या कोई और काम के लिए है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है एनटीटी, यानी नर्सरी या प्री प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने के लिए यह सबसे बुनियादी प्रशिक्षण होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एनटीटी, तभी आपको स्कूल वगैरह में जॉब मिल सकती है। स्नातक या डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप इसी या बाल विकास विशेषज्ञ विषयों में, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बाल विकास, मानव विकास, बाल मनोविज्ञान। तो इन विषयों में क्या कर सकते हैं आप, ग्रेजुएशन ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से आप ये सारी डिग्रियां लेकर भी इन सब क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो ये डिग्रियां हैं किसके लिए, बाल जो भी ईसीसी के क्षेत्र हैं वहां पर नौकरी पाने के लिए ये शिक्षाएं जो हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स कर सकते हैं, जैसे इग्नू हो गया, एनआईओएस हो गया, आदि से आप क्या कर सकते हैं, ईसीएस या बाल विकास के कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मुक्त विश्वविद्यालय भी बहुत सारे हैं, यानी ओपन से भी आप कर सकते हैं ये सारे कोर्स, ये सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, साथ ही आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं। जो लोग शोध या कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं वे ईसीसी या बाल शिक्षा या बाल मनोवैज्ञानिक में पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज में जो शोध वगैरह करके आप इस पर डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, तो ये भी एक जो है अवसर का जो है एक अच्छा माध्यम है। ठीक है ना, ये कोर्स है एक। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्स हैं करके आप क्या कर सकते हैं, इस बाल जो केंद्र है, ठीक है ना, इनमें जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।